ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस में जहां सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज्यादा हो वो एसपीएम के द्वारा किसकी तरफ जाते हैं? जहां सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कम हो, ज्यादा से कम की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? मूवमेंट होता है। अब जहां सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ज्यादा है वहां सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी कि कम होगी? सीधा सीधा बात बताओ। जहां सॉल्वेंट ज्यादा है वहां सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी कि कम होगी? सर कम। कम होगी। तो ये क्या हुआ तुम्हारा? लो कॉन्सेंट्रेशन वाली साइड से, लो कॉन्सेंट्रेशन वाली साइड से ये H2O हो गया। मम्मी और ये हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला है। अब मुझे यहाँ बताओ, यहाँ पे सॉल्वेंट और यहाँ पे सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ज्यादा कहाँ होगा? 1 वाली साइड में कि 2 वाली साइड में? बताओ जरा। ये लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या है? सॉल्यूट क्या है? लो। लेस है। सॉल्यूट क्या है? लेस है। इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन की मतलब क्या है? सॉल्यूट क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा? मोर होगा, ज्यादा होगा। और यहाँ सॉल्वेंट क्या होगा? कम होगा। किसकी साइड की तरफ जाएंगे? ज्यादा से कम या कम से ज्यादा? किस तरफ से जाएंगे? जहां कुछ क्या है? ज्यादा, ज्यादा है वहां से कौन सी तरफ जाएंगे? कम वाली तरफ से। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यही है, ये कौन सी कॉन्सेंट्रेशन से कौन सी कॉन्सेंट्रेशन में गया? लो कॉन्सेंट्रेशन से कौन सी कॉन्सेंट्रेशन? हाई कॉन्सेंट्रेशन। या फिर कैसे बोले कि मोर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मोर से कौन से में तरफ गया? लेस सॉल्वेंट वाली साइड। दोनों का मतलब एक ही है। सॉल्वेंट मोर बोल रहे हैं जब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी सॉल्यूट की? कम होगी। जहां सॉल्वेंट लेस है वहां कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट की क्या, सॉरी सॉल्यूट की क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है ये बात? यस सर। इसके ज्यादा अपने को नहीं जानना। उसके इसी के बेसिस पे अपन ने क्या बोला था? आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग बातें अभी ही आएगी। अब तक अपन जो पढ़ रहे थे वो थे नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब हेडिंग डालिएगा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसके घर में बर्तन टूट रहे हैं भाई। ओप्पो A31। अभी देखो, सुनिएगा ध्यान से बात। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाते टाइम मैंने क्या बोला था कि वो प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट कितना डाला उस पर डिपेंड करे, उसके मोल्स पे, उसके अमाउंट पे डिपेंड करे, कौन सा डाला उस पर डिपेंड नहीं करती है। यही बात बोली थी, याद आ रही है? यस सर। अब एबनॉर्मल में क्या हो रहा है देखो, हकीकत देखते हैं। लेट से मैंने क्या डाला? NaCl पानी में डाला। NaCl क्या डाला? पानी में। और ये मैंने कितना लिया था? 5 मोल लिया था। कितना लिया था? 5 मोल। तो सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब कौन सा हो गया? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया और ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। चारों इसके क्या होंगे? 5 मोल्स के हिसाब से आनी चाहिए था आंसर। आया ना? यस सर। अब हकीकत में देखो, हकीकत में क्या हुआ? ये NaCl पानी में जाने के बाद में क्या होगा? ये Na प्लस और किसमें टूटेगा तुम्हारा? Cl माइनस में टूटेगा। तो ये शुरुआत में तो अपन मान कितने रहे थे? 5 मोल। बट हकीकत में क्या हुआ? ये 0 हो गया। ये कितने हो गए? 5 मोल। और ये कितना हो गया? 5 मोल। तो पूरा सॉल्यूट कितना हो गया? 5 मोल है कि अभी 10 मोल है? 10 मोल। तो आंसर जितना जितना अपने नॉर्मल लोगों ने क्या किया, पहले इस थ्योरी के हिसाब से आप अपन ने पढ़ा, उन फॉर्मूलों से आंसर निकाला और देखा कि NaCl के लिए आंसर जस्ट क्या आ रहा है? डबल आ रहा है। क्या आ रहा है? डबल आ रहा है। कैसे आ रहा होगा डबल? देखो, लेट से डेल्टा TB करते हैं, वो कितना होता है? Kb इंटू कितना होता है? मोलालिटी होता है। मोलालिटी किसके बराबर होता है?
अरे मोलरिटी किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम। होता है। यस सर। अब बताओ कि अपन आंसर सोच रहे थे किसके हिसाब से? 5 मोल के हिसाब से। अपन 5 मोल के हिसाब से आंसर सोच रहे थे, बट आंसर हकीकत में तो कितना है? 5 मोल था कि ये टूट के 10 मोल हो गया? तो 5 मोल। अरे बेटा सर 5 मोल है कि अब सर NaCl माइनस मिलके अब सही में सॉल्यूशन में कितना है सॉल्यूट? 5 मोल है कि 10 मोल है? तो 5 मोल। 10 मोल है। लिया तुमने 5 मोल था, बट अपने को पता नहीं था कि ये टूट, अपने को पता मतलब शुरुआत में ये जब है ना थ्योरी डेवलप हुई थी तब उनको पता नहीं था कि NaCl आगे क्या होगा, टूटेगा किसमें? Na प्लस और Cl माइनस। तो उन्होंने सारी कैलकुलेशन 5 मोल के हिसाब से की। 5 मोल के हिसाब से थ्योरेटिकल आंसर निकाला, बट एक्सपेरिमेंट रिजल्ट आ रहा था वो जितना ये आंसर है उसका जस्ट कितना आ रहा था? दुगना आ रहा था। क्यों दुगना आ रहा होगा? आपको समझ में आ रही बात? अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना लेके कर रहे हैं? 5 मोल के हिसाब, बट सही में सॉल्यूशन में कितने हैं तुम्हारे? 5 है कि 10 है? अरे 5 है प्लस और 5 क्या है? Cl माइनस। टोटल कितना है? 10। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि एक्सपेरिमेंट रिजल्ट थ्योरेटिकल वाले के डबल क्यों आ रहा था? यस सर। तो ये जो फैक्टर आता है, कितने फैक्टर से तुम्हारा कितना फर्क आ रहा है, उसको बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर किसमें फर्क करवाता है तुम्हारा? जो थ्योरेटिकल वैल्यू आ रही है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की और जो किसकी आ रही है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही है। इस केस में वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा तुम्हारे हिसाब से? अरे कितने का फर्क आ रहा है? 2 टाइम्स का फर्क आ रहा है, आया ना? यस सर। वांट ऑफ फैक्टर कितना आएगा? समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? चलो कोई नहीं, वापिस समझाते हैं। इधर देख, एक बार मैंने CCl लिया 5 मोल, पानी में क्या डाला? CCl4 डाला, और एक बार मैंने लेट्स से HCl डाला। पानी इतना ठीक है जो बोर्ड पे लिखा है? मैंने 2 चीजें पानी में डाली, एक बार ये डाली CCl4 और एक बार क्या डाला? HCl डाला पानी में। तो अपनी अब तक की थ्योरी के हिसाब से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी? एक जैसी आनी चाहिए थी, क्योंकि अमाउंट तो दोनों का बराबर है। कौन है? इस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, आया ना? CCl4 है कि HCl है, इस पे नहीं फर्क पड़ना चाहिए था। कितना है उस पे ही फर्क पड़ना चाहिए था, आया ना? यस सर। तो इसके टाइप से सर हाँ बोलो दिव्या, बोलो। ओके मैं नहीं बोल रही थी। हाँ हाँ ठीक। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन दी थी उसके हिसाब से कौन है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, कितना है उसके हिसाब से जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करे उनको क्या बोलते थे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो लेट्स से डेल्टा टी भी है पानी का, पानी में एक बार CCl4 डाला, एक बार HCl डाला, दोनों का ये 1, ये पहला वाला हो गया और ये दूसरा वाला हो गया। दूसरा अपनी थ्योरी के हिसाब से कितना आना चाहिए? दोनों बराबर आना चाहिए, क्योंकि तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दोनों जगह क्या है? एक जैसा है, आया ना? यस सर। बट आंसर जो सही में, ये थ्योरेटिकल बातें बोल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटली जब करके देखा तब ये वैल्यूज बराबर नहीं आई। क्यों नहीं आई उसका जवाब दे रहे हैं। क्यों नहीं आई, अब इसको देखते हैं क्यों नहीं आई। तो इसको आपको पता है कि ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये पानी में जाके टूटता नहीं है। ये क्या है तुम्हारा? एक आपने टर्म सुना है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट 3 टाइप का होता है। कौन सा? एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्कूल में चल रहा है तुम्हारे? यस सर। हाँ। इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसका होता है? जिसका अल्फा कितना होता है? 1 होता है। जैसे HCl पूरा पूरा टूट जाता है आगे H प्लस और Cl माइनस में, जो 100 रिएक्ट कर जाए, तो उसका अल्फा कितना होता है? 1 होता है। अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हिंदी में क्या बोलते हैं अल्फा को? का क्या डिग्री क्या बोलते हैं? वियोजन स्थिरांक। हाँ, वियोजन स्थिरांक। तो वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसका अल्फा 1 हो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो बिल्कुल आगे ना टूटे। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। और तीसरा क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट।
वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा किसके बीच में होता है? 0 और 1। 1 चलो तीनों एक और केस ले लेता हूँ, यहाँ पे CH3COH भी ले लेता हूँ। H3COH को एक बार पानी में डाला। अब आप इसमें पहचान सकते हो CCl4 कौन सा है तुम्हारा इसमें? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल सही बात, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। आगे ये HCl कौन सा है? सही स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब इसका ये वाले का अल्फा 0, इसका अल्फा कितना है? 1। और ये क्या है तुम्हारा? वीक वीक इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका अल्फा कितना होगा? 0 और 1 के बीच बीच में। में। अब देखो, अपने हिसाब से सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जैसे पानी में एक बार CCl4 डाला, पानी में एक बार HCl डाला, पानी में एक बार CH3COH डाला, तो लेट से बॉइलिंग पॉइंट कुछ x अमाउंट से बढ़ा है। कितना अमाउंट से बढ़ा है? x अमाउंट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है ना, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो लेट से पानी का बॉइलिंग पॉइंट x अमाउंट से बढ़ा है, तो यदि 5 मोल ये लिया है, 5 मोल ये लिया है, ये भी 5 मोल लिया है, तो तीनों जगह x अमाउंट से ही क्या होना चाहिए था? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए था पानी का। हकीकत में ये तो थ्योरेटिकल बातें बोल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटली करके देखा तो तीनों एक जगह एक एक्स अमाउंट से नहीं बढ़े। क्यों नहीं बढ़े, उसका रीजन यहाँ ढूंढते हैं। ये देखो, ये बिल्कुल भी आगे नहीं टूटेगा क्योंकि इसका अल्फा कितना है? 0 है ना? यस सर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है फाइनली? 5 मोल ही है। यस सर। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 5 मोल ही है, बट ये आगे टूटेगा, पूरा का पूरा टूटेगा। यस सर। टूटेगा तो ये H प्लस एक्वस, और ये कितना हो जाएगा? Cl माइनस एक्वस। तो फाइनली यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस, तो फाइनली कितना हो जाएगा? 10 मोल हो जाएगा इधर। यस सर। और ये तीसरे वाले केस में लेट से ये रिवर्सिबल वे में जाएगा, तो लेट से इसका है ना 5 है, तो ये 5 इंटू 1 माइनस एल्फा लिख सकता हूँ मैं, ऐसा लिख सकता हूँ। आता है लिखना तुम्हें? ये चीज लिखनी आती है? ऐसे देखो, ये CH3COH है, CH3CO माइनस प्लस क्या है? H प्लस। लेट से इसके A मोल्स थे T इक्वल टू 0 पे, शुरुआत में A मोल्स थे, ये 0 ये 0, तो किसी टाइम पे ये A माइनस X और ये X और ये X ऐसा लिख सकते हो? यस सर। तो अब X को क्या लिख रहा हूं मैं? A टाइम्स अल्फा, A टाइम्स अल्फा। तो इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ? A माइनस अल्फा, ये A अल्फा और ये A अल्फा। केमिकल इक्विलिब्रियम में ऐसा बहुत बार लिखा होगा, तो इसको 1 माइनस अल्फा, ये कितना हो गया? A अल्फा, ये A अल्फा। ऐसा लिखा है कभी? ये यस सर। अब कोई बोलेगा सर ऐसा क्यों लिखा, इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? या आता है लिखना ये, या समझाना ये ऐसा क्यों लिख रहे हो सर? x इक्वल टू A टाइम्स अल्फा क्यों लिख रहे हो? x क्या है? इसके कितने मोल्स रिएक्ट हो गए, इसके कितने मोल्स रिएक्ट हो गए, उतना है तो CH3CO माइनस बनेगा, उतना ही क्या होगा? H प्लस बनेगा। x क्या है? कितना रिएक्ट हो गया CH3COH, जितना ही रिएक्ट होगा उतना ही तो ये बनेगा और उतना ही ये बनेगा, क्योंकि तीनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आगे क्या है? एक जैसे। अब एक एग्जांपल देता हूं कि लेट से ये क्या होता तुम्हारा? अल्फा की वैल्यू 1 होती, लेट से 10 मोल थे शुरुआत में, ए की वैल्यू 10 है और अल्फा की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? 1। अल्फा की वैल्यू 1 है, मतलब पूरा पूरा क्या हो रहा है? रिएक्ट हो रहा है। यस सर। क्या हो रहा है? रिएक्ट। तो यहाँ देखो 10 इंटू ये x कितना हो जाएगा? 10 इंटू कितना हो जाएगा? 1। तो पूरा पूरा 10 रिएक्ट हो गया, तो ये कितना बचेगा? अरे 1 माइनस अल्फा 1 हो गया, ये यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 1, आगे 10, कितना बचेगा? ये CH3COH कितना बचेगा? 0 बचेगा यदि पूरा पूरा रिएक्ट हो गया तो। यस सर। जैसे HCl केस में हो गया। लेट से यहाँ पे अल्फा कितना है तुम्हारा? 0.5 है, मतलब 50% रिएक्ट हो रहा है। यस सर। रिएक्ट हो रहा है, तो 10 का 50% रिएक्ट होना मतलब 10 इंटू कितना करूं बेटा? 0.5। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यही तो लिखा है, x इक्वल टू कितना लिखा है? A टाइम्स अल्फा। अब इसी चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ये CH3CO माइनस और प्लस कितना हो गया? H प्लस। तो ये कितना लिखूं? 5 अल्फा, और यहाँ कितना लिखूं? 5 अल्फा। अब मुझे बताओ यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? अभी कौन कौन है सॉल्यूशन में? CH3COH भी है, CH3CO माइनस भी और H प्लस भी है। यस सर। तो यहाँ पे
CH3COH के कितने मोल्स है देखो, 5 × 1 - अल्फा प्लस इसके कितने हैं 5 अल्फा और दूसरे वाले के कितने हैं 5 अल्फा, तो 5 5 कितना हो गया ये 5 टाइम प्लस 5 + 5 अल्फा 5 + 5 अल्फा, हाँ 5 + 5 अल्फा, बिल्कुल सही, ये है फाइनली। तो जो देखो फाइनल आंसर आना चाहिए था वो इनके हिसाब से आना चाहिए था, ये यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये एंड इधर, क्या ये तीनों चीजें बराबर है? नो सर No, शुरुआत sir. में तो भले एक जैसा लिया था, बट क्या ये No, तीनों sir. चीजें बराबर है? नहीं बराबर है, तो क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू बराबर आनी चाहिए तीनों की? Yes, sir. अरे आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए थी पर नहीं आई है। हाँ आनी चाहिए थी पर नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हकीकत में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तीनों के क्या है फाइनली अलग अलग, और ये जो अलग वैल्यू आती है जो नॉर्मल अपन ने पढ़ा था उससे अलग आ रही है, इसी को क्या बोलते हैं अपन एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल नहीं आ रही है। वैसे सच्चाई क्या है, ये वाली जो अभी एक्सपेरिमेंट वाली ये वाली बात सच्चाई है कि जो थ्योरेटिकल अपन मान रहे थे कि ऐसा आना चाहिए वो वाली सच्चाई है? सच बात क्या है? एक्सपेरिमेंट। ये जो आपके सर ये वाली लिए जो अभी Yes, sir. ये क्या है सच्चाई? सच्चाई हमेशा कौन सा रिजल्ट होता है? जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आती है वो क्या है सच है, थ्योरेटिकल तो मैंने माना है ऐसा। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है कि कौन से टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, उस पर डिपेंड करती है कि नहीं करती है? करती है। करती है। देखो सबके मोल बराबर लिए थे बट वो तीनों अलग अलग थे, तो तीनों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या आएगी अलग अलग, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. और फिर कौन सा वाला ध्यान रखें? तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नॉर्मल वर्ड आगे बोले, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो डिपेंड नहीं करती है कि कौन से टाइप का क्या कहते हैं तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट है, बट इन जनरल यदि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोले या फिर बोले कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को भी आपको क्या मानना है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन से टाइप का है, कौन से नेचर का इलेक्ट्रोलाइट है उस पर डिपेंड करता है, ये बात दिमाग में जा रही है? Yes, sir. सिर्फ इस पे नहीं डिपेंड करता कि वो कितना है, वो कौन है उस पर भी डिपेंड करेगा कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो बोले सर अब तक वो क्यों पढ़ा थे, वो एक सिंपल पढ़ लिया, अब एक फैक्टर जो नॉर्मल और एबनॉर्मल में जो फर्क क्रिएट करवाता है वो वाला पढ़ लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। पहले ये जितना लिखा है बोर्ड पे एक बार लिख लो फिर आगे बढ़ते। अब एक हेडिंग डालना, कैलकुलेशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी पढ़ी है वो इस फैक्टर के बिना अभी तक क्या थी, अधूरी थी। तो अभी क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर को क्या बोलते हैं, आई फैक्टर भी बोलते हैं, आई फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। मैं एक इन जनरल रिएक्शन का निकाल देता हूं आपको, कोई डिसोसिएट हो रहा है, लेट से ए डिसोसिएटिंग इनटू एन बी, ए डिसोसिएटिंग इनटू एन बी। तो अब देखो यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पे लेट से इसके कितने मोल्स लिए, a मोल्स लिए। देखते जाओ एक बार बोर्ड पे, सबकी निगाहें एक बार बोर्ड पे, कुछ नहीं लिखना है। अभी इधर देखो t इक्वल्स 0 पे शुरुआत में a के a मोल्स रखे, तो ये b कितना रहा होगा शुरुआत में, 0 रहा होगा। फाइनली a माइनस क्या लिख लिया, a अल्फा, और ये कितना हो गया n टाइम्स
ए अल्फा। ये बात समझ में आ रही है क्या लिखा है मैंने? क्या लिखा है, समझ में आ रहा है? अरे वही हुआ ना बेटा, a टाइम्स 1 माइनस क्या लिख लूं, अल्फा। तो ये x अमाउंट रिएक्ट हुआ है, इसको और अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। लेट्स इसको a माइनस x लिख सकता हूँ, तो ये क्या लिखूं, इसको n टाइम्स x लिखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. और x को कितना लिखना है मुझे, a अल्फा। तो यहाँ पे x को a अल्फा लिख लो, तो और करके लिख लेता हूँ a माइनस a अल्फा, और ये n टाइम्स a अल्फा। तो a इक्वल 1 माइनस अल्फा, और ये कितना हो जाएगा n टाइम्स a अल्फा। ये फाइनली हो गया। अब ये i कितना होता है, i है क्या, वांट ऑफ फैक्टर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एक्चुअल मोल्स, ठीक है, इसमें कितने मोल्स है, और अपॉन नंबर ऑफ इनिशियल मोल्स। इनिशियल मतलब शुरुआत में कितने मोल्स। ये है आपका फॉर्मूला किसका, आई का। यहाँ से आया है आई सिंपल है, नंबर ऑफ एक्चुअल मोल्स। ये एक्चुअल मोल सही में इतने हैं, और शुरुआत में कितने थे तुम्हारे, ए। शुरुआत में कितने थे, ए। तो एक बार ये आई की वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी, अभी कितने मोल्स है, इन दोनों को ऐड कर दो। ये ए इतना पड़ा है और बी इतना पड़ा है कंटेनर में। ए टाइम्स 1 माइनस अल्फा प्लस कितना हो गया तुम्हारा n टाइम्स ए अल्फा, और नीचे कितना डिवाइड करूं, शुरुआत में कितने मोल्स थे कंटेनर में, स्मॉल ए। हाँ स्मॉल ए। तो यहाँ से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको यदि थोड़ा ढंग से करके लिखोगे, कॉमन ए क्या आ जाएगा इसमें, देखो 1 माइनस अल्फा प्लस एन 1 अल्फा। प्लस n माइनस 1 टाइम्स अल्फा, आया ना। यस सर। तो ये बहुत काम का फॉर्मूला है। i इक्वल्स टू कितना है, 1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स अल्फा। अब यदि मैं बोलूं कि यहाँ पे यदि कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कितना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा कितना होगा, 1 1। तो उनके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 प्लस n 1 माइनस। plus n minus 1. और यदि कोई वीक सॉरी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, उसके लिए अल्फा कितना होगा, 0. 0। तो उनके लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, i इक्वल टू 1 ही होगा। यस सर। Yes, sir. क्या समझ में आ रही है बात, अपने आंखों के सामने चल रहा है। देखो CCl4 में शुरुआत में जितना है उतना ही फाइनली है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि sir. आगे टूट ही नहीं रहा है। और यदि HCl था, HCl का देखो कितनों में टूट रहा है, आगे n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, ये कितनी हो गई, तो 2 टाइम्स हो रहा है। यस सर। बस इसके लिए ऐसा आ रहा है, देखेंगे यहाँ पर। तो इसको थोड़ा सिस्टमैटिक कर लेते हैं यहाँ पे, ये वाले फॉर्मूला को। i इक्वल्स टू, ये बहुत काम का फॉर्मूला है, 1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स क्या है अल्फा। तो इसको अपन बोले कि फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा हो गया 1, तो अल्फा 1 हो गया, तो i कितना हो गया तुम्हारा 1 प्लस n माइनस 1। अब मुझे बताओ नॉर्मल सॉल्ट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। NaCl पानी में डालोगे तो पूरा पूरा टूट जाएगा ना आगे। Yes, sir. यस सर। और जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, क्या होते नहीं हैं, टूटते भी। बिल्कुल नहीं टूटते। नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इनके लिए अल्फा होगा 0, तो i इक्वल टू कितना होगा 1। तो मैं बोल सकता हूँ कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, यदि नॉन सारे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, तो उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन से टाइप का इलेक्ट्रोलाइट लिया उस पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ कितना लिया उस पर डिपेंड करेगा। ये वापस से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ, क्या ये ऐसा बोल सकता हूँ कि फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स एबनॉर्मल कोलिगेटिव और क्या कहते हैं नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बराबर आएगी। क्या बोल रहा हूँ तुम्हारी बात, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो बिल्कुल आगे टूट नहीं रहा है, उनके लिए तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, आई की वैल्यू तो कितनी है 1 ही है।
Yes, sir. तो उनके फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सा वाला लिया है, मतलब ए लिया कि बी लिया कि सी लिया है, सारों का अल्फा कितना है 0 है, तो 5 मोल 5 मोल 5 मोल लिया, तो तीनों के फाइनली कितने बचेंगे, 5 मोल ही बचेंगे। Yes, sir. Yes, तो sir. फर्क नहीं पड़ेगा, एबनॉर्मल नॉर्मल दोनों को क्या आएगी, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट थ्योरेटिकल रिजल्ट क्या आएंगे, बराबर आएंगे, क्योंकि उनमें आगे टूट ही नहीं रहा है। तो आपको घुमाया जा सकता है यहाँ थ्योरी में, जस्ट ऐसे ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल दे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो डिपेंड करेगा, स्ट्रॉन्ग के लिए अलग है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग है। बट नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही बोल दे जहां पे अल्फा कितना है 0 है, तो वहां की तरफ किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट पे डिपेंड करेगा, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। अब यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लो, वीक वालों के लिए क्या होगा, अल्फा है कुछ तो आई इक्वल टू वही लगाना पड़ेगा, 1 + n-1 टाइम्स क्या हो जाएगा अल्फा। अब ये लिख लिया है तो एक और इसमें ही वेरिएंट ले लेते हैं, इसी अब कुछ नहीं, इस फॉर्मूले में ही अपने को क्या करना है, थोड़ा बहुत क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। ये फटाफट लिख लो एक बार बोर्ड पे जितना लिखा है। सर आपने टी की वैल्यू क्यों रखी, किसमें, टी की वैल्यू 0 क्यों रखी। अरे शुरुआत में बेटा एक्चुअल इनिशियल मोल्स तो कंटेनर में एक बार ये डाला होगा ना, कुछ कितना 5 मोल डाला 10 मोल डाला, शुरुआत तो कैसे से करेगी ना। यस सर। कंटेनर है, कंटेनर में पानी पड़ा है, पानी में नमक शुरुआत में तो डालेगी ना, उसके बाद टूटेगा ना आगे Na+ और Cl- में, आया ना। यस सर। हाँ लिख लिया हो तो बताना। हो गया। सभी का हो गया। No, sir. यस सर बोला था कि नो सर बोला था। No, sir. सर हो गया। अभी आपसे मेरा सवाल ये है, इसी तरीके से निकालना है, कुछ अलग नहीं करना है। आई की वैल्यू बतानी है, ये वाला फॉर्मूला लगा के, नंबर ऑफ एक्चुअल मोल्स मतलब फाइनली कितने हैं, और नंबर ऑफ इनिशियल मोल्स, ऐसे करके आपको मैं जो दे रहा हूं उनके लिए क्या निकालना है, आपको आई निकालना है। इसके लिए आई वैल्यू पता करो क्या है, ये कैसी है, एसोसिएशन रिएक्शन है, एसोसिएट हो रहे हैं, अभी तक डिसोसिएशन देख रहे, टूटने वाली देख रहे थे, यहाँ जुड़ रहे हैं, तो ऐसों का भी आई क्या होगा वो निकालो एक बार। ये दो निकाल के फिर मैं कुछ दे रहा हूं उनके लिए निकालना। सबका आई वैल्यूज निकालनी, फाइंड ये लेट से आपको बोल दिया है कि कौन सा है, पीपीटी बनाता है, प्रेसिपिटेट पीपीटी समझते हो ना। यस सर। हाँ तो ये पीपीटी बनाता है, मतलब क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, मतलब बहुत कम क्या होता है वो घुलता है, वैसे वाला सॉल्ट है ये। और ये तो ठीक है नॉर्मल सॉल्ट है, पानी में डालोगे तो नॉर्मल सॉल्ट है ये। देखो एक शॉर्ट ट्रिक होती है जिसका अल्फा नहीं दे रखा, वो या तो समझो क्या है तुम्हारा वीक इलेक्ट्रो सॉरी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, या फिर क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आया ना। का अल्फा नहीं दे रखा, वो या तो क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट या फिर क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये हिंट होता है अपने आप में।
लिए? कर रहे हो? राहुल, हर्षिता, आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, कर रहे हो? कर रहे हो कि कर लिए? ये समझ नहीं आ रहा, करके दिखाओ। देखो ये तो बहुत इजी है। पहले इसको करके दिखा। किसी का आंसर आया पहले वाली का? फाइनली क्या आएगा? किसी का ये आंसर आया है? I इक्वल्स टू 1 प्लस n1 प्लस n2 माइनस 1 टाइम्स अल्फा। Into it. Yes, sir. गुड। कुछ नहीं करना, जो पिछला वाला अपना n था, जो पिछले वाला स्टैंडर्ड n था, उसको कितना लिखना है? n1 प्लस n2। ऐसा कैसे आएगा? मैं करके दिखा देता हूँ आपको। लेट्स से a था शुरुआत में, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये a माइनस अल्फा, ये n1 टाइम्स a अल्फा, ये और ये n2 टाइम्स क्या हो गया? a अल्फा। बस खत्म हो गया। I इक्वल्स टू कितना हो गया? a इंटू 1 माइनस अल्फा और प्लस ये कितना होगा यहाँ पे? n1 प्लस n2 टाइम्स a अल्फा। खत्म। जहां पहले n था, ये डिवाइड बाय कितना करो? a, ये गया वापिस, यहाँ से i क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक क्या हुई कि n1 प्लस n2 प्लस n3 कितना भी हो जाए कोई फर्क नहीं आता। जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसमें n की वैल्यू क्या पुट कर लो? n1 प्लस n2 प्लस n3 जो भी है आगे करते। खत्म बात समझ में आई? आया ना बोलो? Yes, sir. हाँ। अगला क्या था? एसोसिएशन वाला। तो यहाँ पे आपको एसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा होगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन वाली वैल्यू दे रखी होगी। तो ये n टाइम्स a इंटू कितना था? b था। तो उसको अपने को ना पिछले बार जैसे बनाना है। पिछले बार जैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? a इंटू 1 बाई n टाइम्स b कर दो तो चलेगा? Yes, sir. तो अब बस वही हो गया। जो पिछले बार n था उसकी जगह क्या लिखना है? अब 1 बाई n लिखना है। जो पिछले फॉर्मूले में n था उसकी जगह क्या लिखना है? 1 बाई n लिखना था। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 प्लस n माइनस 1 की जगह कितना लिखूं? 1 बाई n माइनस 1 टाइम्स कितना हो गया? l। ये हो गया एसोसिएशन रिएक्शंस के लिए। खत्म बात। अब कोई सी भी टाइप की रिएक्शन हो, आपको अल्फा पता हो, अल्फा पता मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आपको दे रखा होगा, और यदि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका 0 होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका 1 होगा। तो आप किसी भी टाइप की रिएक्शन का क्या निकाल सकते हो? वाउंट ऑफ फैक्टर निकाल सकते हो। अब ये वाले का सीधा सीधा बता दो कितना आएगा इसका आई कितना आएगा? बताओ जरा। 1 प्लस ये कितनों में आगे टूटेगा? 3mg प्लस प्लस PO4 3 माइनस, अरे ये किसमें टूटेगा? Mg3PO4, ये किसमें टूटेगा? 3mg प्लस प्लस कितना हो गया? PO4 3 माइनस। तो ये बेसिकली क्या हो गया? ये तुम्हारा N1 हो गया, ये कितना हो गया? इसके आगे 1 है, ये कितना हो गया? N2 हो गया। तो 1 प्लस N1 प्लस N2 माइनस 1 टाइम्स कितना है? अल्फा। ये कितना है? आई अल्फा कितना होगा इसके लिए? नॉर्मल सॉल्ट के लिए अल्फा कितना होगा? 1. 1. अल्फा की वैल्यू 1 हो गई। तो 1 प्लस n माइनस ये कितना हो गया? 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4। 4 माइनस 1 टाइम्स कितना? इंटू 1। तो कितना हुआ आंसर? 4 ही हो गया इसका आई। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Mg3PO4 का कितना आया? 4 ही आ गया। ऐसे इसका 4. कितना आएगा? ये देखो, इसको स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं, बट इनका भी अल्फा कितना So होता है? 1. 1. बिल्कुल 1 होता है। अल्फा 1 होता है, आई 1 नहीं है। और इनका अल्फा कितना है? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स भी क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। आप लिखते हो ना बेटा ऐसा? ये चीज लिखते हो ना? AgCl सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू Ag++ Cl- ऐसा लिखते हो ना? Yes, sir.
Ag plus aqueous प्लस क्या है Cl माइनस aqueous। और आपको याद हो तो सॉल्युबिलिटी भी लिखा था यहाँ, SS लिखा था, याद है इक्विलिब्रियम चैप्टर, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 11 था KSP इक्वल्स टू S स्क्वायर, ऐसा कुछ याद आ रहा है? Yes, sir. तो ये क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन ही है बेसिकली, S into S हो गया बेसिकली। अब ध्यान रहे यहाँ पे कितना होगा, I इक्वल्स टू 1 प्लस ये कितना होगा x प्लस वाई माइनस 1 टाइम्स कितना हो गया 1, तो ये भी कितना होगा x प्लस वाई, आई कितना होगा इसका x प्लस वाई। ये क्या है CH4 क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट? Non-electrolyte. नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका अल्फा कितना है 0, Zero. अल्फा 0 है तो आई कितना आएगा 1, One. बिल्कुल सही। NH4OH इसके लिए क्या आएगा, I इक्वल्स टू 1 प्लस N की वैल्यू कितनी है 2, आया ना, NH4 प्लस OH माइनस NH4 प्लस N1 1 हो गया, और ऐसे OH माइनस N2 कितना हो गया 1 हो गया, N1 प्लस N2 कितना हो गया 2 हो गया, ये 2 माइनस कितना हो गया 1, और इसका अल्फा अल्फा कितना है 0.1, पुट कर लोगे वैल्यू, आई कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो गया 1.1. 1.1 आ गया। सभी कंफर्टेबल हो ऐसे क्वेश्चंस करने में? Yes, sir. हाँ, अब कुछ इनके बेसिस पे ये चीज भी कंसिडर करते हुए अपन क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वो बताने से पहले देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ेगा ये चीजें आने की वजह से। दो चीजें बोल रहा हूं, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आपके सामने दोनों पिक्चर देख लेता हूं। ये बेसिकली क्या हो गई थ्योरेटिकल, ये चीजें क्या है थ्योरेटिकल, और यहाँ पे 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हुआ करती थी, कौन कौन सी होती थी, रिलेटिव लोअरिंग वाला, तो यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते थे याद है, P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल्स टू एक फॉर्मूला यूज करते थे याद है, मोलालिटी इनटू क्या लिखते थे N/N. मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000, याद है। Yes, sir. और दूसरा क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इक्वल टू कितना लिखते थे अपन KB इनटू M, M क्या है मोलालिटी। तीसरा क्या था डेल्टा TF इक्वल टू KF into M. और चौथा क्या था ये Osmotic. ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू कितना था पाई इक्वल टू CST. TST। अब ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अभी अपन ने जो एबनॉर्मल पढ़ा है उसमें क्या आएगा फर्क वो देखते हैं। कुछ नहीं आया, नॉर्मल के से क्या कर दो, आई फैक्टर को क्या कर दो जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये एक्सपेरिमेंटल है। तो यहाँ पे P0 माइनस PS अपॉन क्या है तुम्हारा PS इक्वल्स टू वही फॉर्मूला M इंटू ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000 इंटू क्या हो गया बस वांट ऑफ फैक्टर। अरे देखो यहाँ इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अब कितने टाइम्स हो गए तुम्हारे I टाइम्स हो गए, एक्चुअल में कितने I टाइम्स, देखो यहाँ से फॉर्मूला देखो इसका, नंबर ऑफ एक्चुअल मोल्स किसके बराबर होंगे I टाइम्स इनिशियल मोल्स, आया ना, I टाइम्स कितने इनिशियल मोल्स, ये देख रहे हो यहाँ पे। Yes, sir. बस I फैक्टर क्या करना है अपने को, हर जगह क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो पुराने वाला था यही चीज उससे किसको मल्टीप्लाई कर दो I फैक्टर से। दूसरा डेल्टा TB इक्वल टू अब कितना लिखूं KB इंटू M इंटू कितना कर दूं I, आया ना। Yes, sir. ऐसे डेल्टा TF इक्वल टू कितना लिखना है KF इंटू M इंटू क्या कर दूं I, और चौथा पाई इक्वल टू कितना है ICRT।
CRT कर दो या CST कर दो, ठीक है चलो। बस हर जगह क्या चिपका देना है, आई फैक्टर चिपका देना है। अब बोलोगे सर हमें है ना पता नहीं, कुछ दे नहीं रखा है, तो कौन से वाला समझना है, ये वाला समझना है कि ये वाला समझना है? बेटा आपको अब है ना सारे फॉर्मूले इस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने हैं, क्योंकि आपको नहीं पता ना सारे कि भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट, आई फैक्टर कुछ भी आ सकता है। सारे यदि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो सबके लिए आई फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? चारों Yes. जितने दे रखे हैं सारे क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बराबर आ जाएगी, क्योंकि सब जगह आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो आपको अब ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। जब तक नॉर्मल स्पेसिफिकली बोला ना जाए तब तक उनके बारे में नहीं सोचना है, यही देख के देखना है। यदि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो अपने आप I1 हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो I की कुछ वैल्यू आएगी। तो आपको अब ये फॉर्मूला ध्यान रखने हैं। और ये फॉर्मूला क्यों लाने पड़े, इसका मकसद समझ में आ रहा है आपको, फील आ रही है कि क्यों जरूरत पड़ी? Yes, sir. हाँ तो एक बार लिख लो ये। आज निधि नहीं आई क्या, निधि यादव आइए। Presenting, sir. ओके, ओप्पो A31। Yes. तो आज नाम कहाँ गायब हो गया, या ओप्पो वालों ने पैसे दिए, पेटीएम किए कि प्रचार करना है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चंस करते हैं ताकि और ज्यादा थोड़ा समझ में आए कि क्या चल रहा है। क्वेश्चन करने से भी पहले एक फॉर्मूला और, एक तो ये फॉर्मूला हो गया 1 प्लस कितना हो गया n-1 टाइम्स एल्फा। इसका आप सब तरीके से n की वैल्यू चेंज करते, जैसी रिएक्शन है उसके हिसाब से चेंज करते हुए, और जैसा इलेक्ट्रोलाइट है वैसे एल्फा चेंज करते हुए आपको I की वैल्यूज आती रहेगी। दूसरा एक, ये कहां से आया है, ये कौन से फॉर्मूले से आया है? I इक्वल टू क्या था, एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या था, इनिशियल मोल्स से आया है। दूसरा एक होता है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कितनों को ये फॉर्मूला समझ में आ गया? एबनॉर्मल वाले को थ्योरेटिकल बोलूं कि एक्सपेरिमेंटल बोलूं? Experimental. एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन क्या है तुम्हारा, थ्योरेटिकल। ये समझ में आया फॉर्मूला कैसे आया होगा? ये देखो, ये रिलेटिव लोअरिंग देखो, ऐसे नहीं है कि कोई सी भी दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, डिवाइड कर देते। ध्यान से सुनना बात, यदि डेल्टा टीबी ले रहा हूं, ये डेल्टा टीबी कौन सा वाला है, ये कौन सा वाला है, नॉर्मल वाला। कौन सा है, नॉर्मल। और ये वाला डेल्टा टीबी कौन सा है, एबनॉर्मल। किसी की आवाज आ रही है, बंद कर लो एक बार माइक। ये नॉर्मल, ये एबनॉर्मल। तो यदि मुझे आई निकालना हो तो मैं यदि अभी फॉर्मूला क्या निकालना, एबनॉर्मल अपॉन नॉर्मल। तो ये डेल्टा टीबी एबनॉर्मल बोल देता हूं अपॉन ये डेल्टा टीबी नॉर्मल। अब यहां देखो इसका फॉर्मूला क्या था, के बी इंटू एम इंटू कितना था, आई, और नीचे कितना था, के बी इंटू एम। तो बेटा आगे आई आया ना? Yes, sir. बस Yes, sir. ध्यान रहे कि डेल्टा टीबी यहाँ नॉर्मल लिया है तो एबनॉर्मल भी डेल्टा टीबी लेना है। ऐसे नहीं डेल्टा टीएफ लिया कि पाई लिया कि उधर से वो लिया। दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक ही टाइप को एक दूसरे से क्या करना है, डिवाइड करोगे। एक्सपेरिमेंटल अपॉन क्या करोगे, थ्योरेटिकल वाली वैल्यू, तो वहां से भी आपको क्या मिल जाएगा, आई वैल्यू मिल जाएगी। कभी कभी वहां से आई वैल्यू निकलवा के क्या करवा देंगे, वहां से आई वैल्यू निकलवा के अल्फा कैलकुलेट करवा देंगे। बात समझ में आई? कभी है ना बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू नॉर्मल और एबनॉर्मल वाली दे दी, डेल्टा टी बी वाली नॉर्मल और एबनॉर्मल वाली दे दी, वहां से क्या आ जाएगा, आई। और आई एक बार आ गया तो वहां से क्या निकलवा सकते हैं,
अल्फा निकलवा सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का, समझ रहे हो बात? Yes, sir. हाँ, तो ऐसे भी करवाया जा सकता है। तो एक बार ये लिखो, लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट से, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। अच्छा सवाल बन रहा है, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। ये सारे एक्वस है ना, ये पानी में ये डाले गए हैं, बात समझ रहे हो ना? पानी में एक बार क्या डाला है, AlCl3, एक बार पानी में MgCl2, एक बार पानी में NaCl, तो ऐसे समझना उसको। ये जो आंसर देगा उसका मतलब है उसको अब तक की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सारी समझ में आ चुकी है। ये फ्रीजिंग पॉइंट है, FP लिखा है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट समझ जाओ। Sir, first option wrong है. ये थोड़ा दिमाग लगा लो, इतना आसान नहीं है, टेक योर टाइम। मल्टीपल चॉइस करेक्ट है, ठीक है, एक से ज्यादा सही है इसमें, थोड़ा दिमाग लगाओ इस पे, ये आसान सवाल नहीं है। सर बी ऑप्शन। जल्दी मत करो, एक बार फाइनल पूरा सोच लो फिर बता दो। गलत वाले बताने हैं आपको, इनकरेक्ट वाले, करेक्ट नहीं। फाइनल आंसर कोई कहना चाहते हैं? बताओ भाई जवाब। ये ध्यान रहे, ये डेल्टा टीबी नहीं है, टीबी फाइनल क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पानी का, जब पानी में AlCl3 डाला हो, जब पानी में MgCl2 डाला हो, जब पानी में क्या डाला हो, NaCl डाला हो। ये पानी का मेल्टिंग पॉइंट, ये पानी का मेल्टिंग पॉइंट जब पानी में क्या डाला हो, AlCl3, जब पानी में MgCl3 डाला हो, जब पानी में NaCl डाला हो। ये डेल्टा टीबी और डेल्टा TF नहीं है, ध्यान रखें। चेंज इन मेल्टिंग पॉइंट, चेंज इन क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है ओरिजिनल वाले, और जो पानी में जब AlCl3 डाल दिया वो नहीं। फाइनल जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज का आपस में कंपैरिजन। बताओ भाई, आंसर बताओ। ओके, चैट में दे रहे हैं आंसर, A and C, let's see। ये तो सही है, मतलब इनकरेक्ट है। बिल्कुल सही है, आंसर है A and C। कितनों के जवाब आया A and C? किसी का आंसर आया है, रेज योर हैंड।
हर्षिता के अलावा? अरे चुप क्यों हो भाई, बता दो कि समझ में नहीं आ रहा है, कि कर रहे हैं अभी, कि हो नहीं रहा है, कि हो गया है, कुछ तो बोलो। आप लोगों के कान है, इसमें आवाज पहुंचे। यस सर। तो क्या माजरा है, समझ नहीं आया कि यही आ रहा है आंसर? सर समझ में नहीं आया। बिल्कुल भी नहीं आया। हम ऐसे बिल्कुल हवा भी नहीं लगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में जब हवा न लगे ना तो क्या करते हो, ऐसे बैठे हो तुम, हवा नहीं लगेगी तो खड़े हो जाया करो, क्या पता हवा लग जाए। देख तो एक एक करके समझते हैं कि है क्या इस कॉन्सेप्ट में। इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डाले गए हैं, एंड जिसने भी ए एंड सी आंसर दिया हर्षिता ने, गुड, वेरी गुड। समझते हैं एक एक करके। अब देखो AlCl3, MgCl2 और NaCl तीनों क्या है तुम्हारे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। यस सर। यस सर। तो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो मुझे बताओ पहले वाले का AlCl3 का आई वैल्यू कितनी है, 4 आएगी, हाँ या ना? यस सर। और MgCl2 की आई वैल्यू कितनी है, 3 है। यस सर। और अगला कौन है, NaCl। NaCl का आई कितना है, 2। अब करते हैं इसका, पाई इक्वल्स टू, पाई की वैल्यू अब क्या लिखे, I इंटू CST लिखना चाहिए मुझे। तो अब सिर्फ आपको C से नहीं कंपैरिजन करना है, किसको लेना है, I और C दोनों को क्या लेना है, साथ लेना है। तो I इंटू C का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा किसके लिए आएगा, AlCl3 के लिए आएगा कि MgCl2 के लिए आएगा कि या NaCl के लिए आएगा? AgCl3। हाँ, ये Ag नहीं है, Al है। इधर देखो, एक बार करके देख लो बेटा, खतरनाक बात नहीं है इसका। 4 इंटू, मैं एक एक करके ऑप्शन करके दिखा देता हूँ। ये मिटा दूं, पाई ऑफ NaCl, NaCl कितना आएगा, पाई ऑफ NaCl, आई की वैल्यू कितनी आई थी इसकी, 2 इंटू इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.6 इंटू कितना हो गया, RT। ऐसे पाई ऑफ कौन आया तुम्हारा, MgCl2, इसका कितना आएगा, 3 इंटू कितना है, 0.2 RT। ऐसे पाई ऑफ AlCl3, इसका कितना आएगा, 4 इंटू 0.1 इंटू RT। बेटा इनमें बड़ी वैल्यू किसकी आएगी, सर बड़ी वैल्यू किसकी NaCl। आएगी, NaCl। pi of NaCl will be greater than pi of MgCl2 का कितना होगा, 0.6। मुझे लगता है कि हर्षिता वाले आंसर अब गलत होने की कगार पे है। पाई ऑफ AlCl, तो सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसके लिए आया होगा, NaCl के लिए कि AlCl3 के लिए, जब AlCl3 डला हो कि जब NaCl डला हो, NaCl। NaCl डला हो। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है हर्षिता? सर करेक्ट है। तो अपने को कौन सा आंसर देना है, करेक्ट देना है कि इनकरेक्ट देना है? सर इनकरेक्ट। तो निधि समझ में आया ये बात, क्या कर रहा हूं मैं? यस सर। अब ये पॉइंट ऑफ व्यू लेके एक बार 2 मिनट और ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कि ऐसे करना है। ये अभी अभी आगे बताता चलूं, पूरा जितना करना था सर कर लिया हमने, अब बता दो आप। चलो अगला अगला लेते हैं। अब देखो मेरे को आइडिया मिल गया है कि जो ये वांट ऑफ फैक्टर और नंबर ऑफ मोल्स का जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा किसके लिए है, NaCl, सॉरी हाँ NaCl के लिए, फिर MgCl2 का, फिर किसका है, जब पानी में क्या डाला था, AlCl3। अब एक बात समझो यहाँ पे, अच्छा सवाल है, जब सिर्फ पानी था, ये ना ये ऑप्शन काफी अच्छा है, जब सिर्फ पानी था तब उसका वेपर प्रेशर कितना रहा होगा, P0 रहा होगा, हाँ या ना? यस सर। अब पानी में क्या डाला, एक बार AlCl3 डाला, एक बार MgCl2 डाला, और एक बार क्या डाला तुम्हारा AlCl3, NaCl, MgCl2 और AlCl3। कहाँ सबसे ज्यादा लोअरिंग होगी,
कहाँ सबसे ज्यादा लोअरिंग होगी? जहां पे ये नंबर ऑफ मोल्स इनटू आई का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा, वहां लोअरिंग सबसे ज्यादा होगी, हाँ या ना? Yes, sir. तो किसके लिए लोअरिंग सबसे ज्यादा होगी? NaCl के लिए लोअरिंग क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, हाँ या ना? यस सर। तो NaCl का और ये दोनों का डिफरेंस, PS और P नोट का डिफरेंस सबसे ज्यादा किसके लिए आएगा? NS के लिए, NaCl के लिए आएगा, हाँ या ना? यस सर। अब उससे ऊपर कौन आएगा तुम्हारा? PS कौन आ गया तुम्हारा? MgCl2। और सबसे कम डिफरेंस किसके लिए आएगा तुम्हारा? AlCl3. AlCl3। AlCl3। अब इन तीनों वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? अरे इन तीनों वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? NaCl। बेटा ये बड़ी है कि छोटी है? स्केल देखा है? AlCl. AlCl3। हाँ, AlCl3 क्या है? सबसे बड़ी। सबसे बड़ी है तो यहाँ पे ये भी क्या है? करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? Correct. करेक्ट है, बिल्कुल सही। ये आपने छोड़ दिया, अच्छी बात है। अभी आगे इसी टेम्परेचर स्केल पे ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा दिमाग लगाना था। सबसे ज्यादा डिफरेंस नहीं देखना था, फाइनल एब्सोल्यूट वैल्यूज कंपेयर करवा रहा हूँ। डिफरेंस तो सबसे ज्यादा किसके लिए था? बिल्कुल NaCl के लिए था। सबसे कम डिफरेंस किसके लिए था? AlCl3 के लिए था। बट यदि मैं फाइनल प्रेशर की वैल्यूज को कंपेयर करूं, लेट से ये 5 ATM वैल्यू थी और लेट से ये 4 ATM हो गया, ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ, और ये 3 ATM है और ये कितना है? 2 ATM है, तो सबसे बड़ी इन तीनों में वैल्यू कौन सी है? ये 4 ATM है ना, हाँ या ना? यस सर। और डिफरेंस सबसे कम किसके लिए है? AlCl3 के लिए। यहाँ डिफरेंस 1 ही है और यहाँ डिफरेंस कितना है तुम्हारा? 3 के बराबर। डिफरेंस नहीं पूछ रहा हूँ, फाइनल वैल्यूज पूछ रहा हूँ। डिफरेंस आता तो सबसे ज्यादा डिफरेंस किसके लिए आ जाता तुम्हारा? NaCl के लिए आ जाता, क्वेश्चन चेंज हो जाता पूरा। अब अगला, वापस टेम्परेचर ये स्केल बनाओ और उसके हिसाब से करो। ये देखो बॉइलिंग पॉइंट का देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का ये लेट से बॉइलिंग पॉइंट कब है? जब कौन था तुम्हारा? प्योर सॉल्वेंट था या H2O था? सिर्फ H2O था। अब सबसे ज्यादा कब बढ़ेगा? किसके लिए बढ़ेगा? NaCl के लिए बढ़ेगा कि MgCl2 के लिए बढ़ेगा कि AlCl3 के लिए बढ़ेगा? अरे जिसका C इंटू आई का या M इंटू आई का प्रोडक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा, उसके लिए सबसे ज्यादा बढ़ेगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आया ना? Yes, sir. तो यहाँ सबसे ऊपर किसका लिखूं? यहाँ सबसे ऊपर किसका लिखूं? NaCl का, क्योंकि यहाँ डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी? सबसे ज्यादा। फिर किसका लिखूं? MgCl2 का। और फिर किसका लिखूं? AlCl3 का। अब तीनों वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? NaOH. चल की। तो ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? अरे मतलब ये जो वैल्यू लिखी है ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है ना। और अब अपने से क्या पूछा है? इनकरेक्ट ही पूछा है, आंसर सही है कि गलत है? सही है. सही है. अब फाइनल वाला कंपेयर करते हैं। ये पानी का मेल्टिंग पॉइंट, पानी का मेल्टिंग पॉइंट लेट से 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब मेल्टिंग पॉइंट तो क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट होता है नमक या जो भी नमक डालने से। अब देखो टेम्परेचर्स कम होंगे, सबसे ज्यादा कम किस में होगा? MgCl2 में कि NaCl में कि AlCl3 में? ज्यादा कम कहाँ होगा? NaCl. NaCl में। तो यहाँ सबसे ज्यादा कम होगा। ये मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा कम किसके लिए होगा? NaCl का। तभी उसका डिफरेंस क्या आएगा? डेल्टा TF की वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा आएगी उसके लिए। फिर T मेल्टिंग पॉइंट कौन सा हो गया? MgCl2। और फिर फाइनली क्या हो गया? T मेल्टिंग पॉइंट कौन सा हो गया? NaCl3। तो इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? AlCl3 की, फिर MgCl2 की, फिर NaCl की। तो मतलब ये करेक्ट ऑर्डर दे रखा है, बट आपको क्या पूछा है? इनकरेक्ट। तो इसका आंसर सिर्फ क्या होगा? C. तो ये अच्छा सवाल हो गया कि ठीक ठाक सवाल हो गया? सर अच्छा. काफी अच्छा सवाल हो गया। ये यही एक सवाल कर लो, जितना पढ़ा है उसका पूरे का क्या मिल जाएगा आपको? निचोड़ मिल जाएगा। एक ही क्वेश्चन में आपने जितनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी और अमाउंट ऑफ फैक्टर पढ़ा है, सारे का क्या मिल जाएगा आपको? निचोड़ मिल जाएगा। ये समझ में आया अच्छे से? यस सर. ऐसा जब भी आए तो ध्यान देखो, यहाँ डिफरेंस का क्या कहते हैं ऑर्डर पूछा है कि एब्सोल्यूट वैल्यूज का ऑर्डर पूछा है?
यही क्वेश्चन में डिफरेंस ले लेता तो इसका क्वेश्चन का आंसर अलग हो जाता। आपको डिफरेंस नहीं पूछा है, फाइनली क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यूज पूछी है। तो आपके दोनों दिमाग में चलनी चाहिए बातें। सर एक बार ऑप्शन ए वाला समझा दो दोबारा से। ऑप्शन ए समझ, ऑप्शन ए तो सबसे इजी है। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा किसके लिए चाहिए होगा, जिसके लिए C इंटू आई की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अरे पाई इंटू क्या है, ICRT है ना बेटा, तो पाई इज डायरेक्टली टू आई इंटू सी, हाँ या ना। यस सर। आई इंटू सी की वैल्यू ज्यादा होगी, उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर, वो प्रेशर जिससे ये ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो जाए, रुक जाए, वो वैल्यू क्या होगी, सबसे लिए ज्यादा होगी। अब मुझे बताओ आई इंटू सी का प्रोडक्ट सबसे लिए ज्यादा किसका है, NaCl का है कि MgCl2 का है कि AlCl3 का है, NaCl के लिए है। तो NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे क्या होगा, जब जब पानी में क्या डाला हो, NaCl डाला हो, उस टाइम पे ऑस्मोटिक प्रेशर, वो प्रेशर जिससे ये प्रोसेस रोका जा सके, उसकी वैल्यू सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ज्यादा होगी तो ये करेक्ट ऑर्डर दे रखा है कि इनकरेक्ट ऑर्डर दे रखा है, इनकरेक्ट। बेटा करेक्ट है ना, NaCl का सबसे ज्यादा, फिर MgCl2 का, फिर AlCl3 का, ऑर्डर तो करेक्ट दे रखा है, आपको सेलेक्ट कौन सा करना है, इनकरेक्ट करना है, इसका ये आंसर नहीं है, हाँ ना। यस सर। तो ये है अच्छा सवाल, घर जाके वापस देखना है इस सवाल को, एक ही सवाल आपका काफी दिमाग खराब कर सकता है। चलो 2 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, क्वेश्चन लिखिए। न्यूमेरिकल्स भी थोड़ा थोड़ा दिमाग खराब करेंगे, बट ठीक है, देखते हैं कितना खराब करते हैं। Aqueous solution of 0.1 m, 0.1 m एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COH होता है। यस सर। Boyle said 100.55 डिग्री सेल्सियस, 100.55 डिग्री सेल्सियस गिवन, आपको Kb की वैल्यू दे रखी है 5, इसके पीछे यूनिट लगा देना जो भी इसका यूनिट था। फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब जो Kb होता है ना एसिड बेस के लिए, ऑफ CH3COH। ये सवाल है, इस सवाल में क्या किया गया है, आपको ये चैप्टर को आयनिक इक्विलिब्रियम से, इक्विलिब्रियम के आयनिक वाले पार्ट से क्या किया है, जोड़ा गया है। कुछ नहीं, इजी है। पहले सबसे पहले क्या निकाल लो, अल्फा निकालने की कोशिश करो। या सबसे पहले ये तो लिखो ही लिखो कि डेल्टा TB इक्वल टू कितना होता है, Kb इंटू एम, यहाँ से शुरू करो, देखो क्या आता है आगे, इंटू आई भी करना पड़ेगा, बिल्कुल हर बार आप फॉर्मूला ऐसे ही लिखना है, Kb इंटू एम इंटू आई। दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन कर पाते हैं। KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं, याद हो तो किसमें पढ़ाया जाता है, इक्विलिब्रियम के लास्ट पार्ट में, जिनकी पीपीटी बनती है वहां पे KSP करके टर्म भी रहा होगा। पहले वाले में सबसे पहले अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करो। आपको डेल्टा TB की वैल्यू पता है, आपको KB की वैल्यू पता है, आपको देखो यहाँ पे
मोलरिटी और मोलिटी को क्या लेना है, एक जैसा ही लेना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। याद है लिखा था वेरी डाइल्यूटेड एक्वस सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी इक्वल्स टू मोलिटी। स्टेटमेंट याद आ रहा है? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे मोलरिटी मोलिटी बराबर लेनी है। सबसे पहले अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करो, या उससे भी पहले आई निकालो। डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम इंटू आई। वहां पे एम आपको पता है, के बी पता है, डेल्टा टीबी पता है, तो आई, फिर आई इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एल्फा, वहां से अल्फा, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। अल्फा की कितनी वैल्यू आ रही है, अल्फा निकाला? सर 0.1। बिल्कुल सही, 0.1 आ रहा है। कितनों ने निकाल लिया अल्फा की वैल्यू? अल्फा तो आ जाना चाहिए था, उसके आगे तो बाद का चैप्टर, दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, बट अल्फा की वैल्यू आनी चाहिए थी हर किसी से। देखो क्या क्या है सवाल में, यही वाली चीज निकाल रहा हूं। जब पानी में 0.1 m एसिटिक एसिड डाल दिया, तो अब 100 डिग्री सेल्सियस की जगह 100.55 डिग्री सेल्सियस का क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी हो गई, सीधा सीधा 0.55 हो गई, आया ना? इंटू यस सर। कितना हो गया, 5, इंटू मोलरिटी कितनी हो गई 0.1, और इंटू ये हो गया आई। यहां से आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1.1 आ गई, आया ना? यस सर। और CH3COH के लिए आई कितना होगा, 1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स एल्फा। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि CH3COH किस में टूटेगा, CH3CO माइनस प्लस किस में, H प्लस में, तो N1 प्लस N2 मिलके कितना होगा, 2। तो I इक्वल्स टू 1 प्लस एल्फा, और ये वैल्यू कितनी है तुम्हारी 1.1, तो यहाँ से एल्फा कितना आया 0.1। ठीक है, ये तो इजी था, यहाँ तक तो कोई खतरनाक बात नहीं थी। अब इससे आगे क्या हो गया, यही सो कॉल्ड एडवांस का क्वेश्चन बन गया, क्योंकि इसमें दूसरे चैप्टर से इसको क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। कैसे कनेक्ट किया, आपको पता है कि CH3COH होता है, वो वीक एसिड है, वो कैसे टूटता है, CH3CO माइनस एक्वस और प्लस क्या हो गया तुम्हारा H प्लस एक्वस, ऐसे ही टूटता है। और इसका लेट से कॉन्सेंट्रेशन C था T इक्वल टू 0 पे, 0 तो T इक्विलिब्रियम पे ये कितना होगा, C इंटू सी एल्फा, ये C एल्फा, और ये कितना हो गया C एल्फा, और यहाँ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, तो K इक्वल टू कितना होता था, याद है, C एल्फा इंटू सी एल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस एल्फा, ऐसा याद आ रहा है कुछ? H प्लस इंटू CH3CO माइनस कॉन्सेंट्रेशन अपॉन CH3COH की कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, याद आ रहा है कुछ? यस सर। बस अब ये क्या लिखा है देखो, CH3CO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय CH3COH की कॉन्सेंट्रेशन। एक बात सही सही बताओ, आपको ये 11th की बातें याद है कि ऊपर से गई हुई है कि क्या है, कुछ कुछ याद आ रहा है यस सर। सभी को? नहीं ओप्पो A31, अर्षिता, खुशी, ममता, ये याद आ रहा है कुछ? नो सर। नो सर। याद नहीं आ रहा मतलब स्कूल वालों ने पढ़ाया नहीं था कि मतलब हमें याद नहीं आ रहा है? सर लॉकडाउन पे पढ़ाया था। तब अच्छा नहीं ऊपर लगा। ऊपर से पढ़ाया था। मतलब, सर और हमने लॉकडाउन पेपर हाँ, दिव्या बोलो। सर पढ़ाया था उनको। हर्षिता तुम्हारा क्या मानना है? सिर्फ ऊपर ऊपर का पढ़ाया था, और हमने सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ा था। ओके, तो अभी भी तो एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए? सर स्कूल वाले एग्जाम के लिए पढ़ा था, तो याद नहीं है अच्छे से। ओके।
इतना तो पता है ना बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती है ना? यस सर। 11th को कोरोना ले गया सर, ठीक है भाई, कोरोना ले गया 11th को। कौन दे रहा था? ये इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू ऐसा लिखना आता है बेटा, B की कंसंट्रेशन अपॉन C की कंसंट्रेशन अपॉन A की कंसंट्रेशन, ऐसा तो लिखने में दिक्कत नहीं है ना बेटा? नो सर। नो सर। है मैंने कि CH3COH, ये A हो गया आपका, ये किस में जा रहा है? CH3CO माइनस एक्वस और प्लस क्या है, H प्लस एक्वस। अब ये इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नॉर्मल रिएक्शन है उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा, ये एसिड है तो इसके लिए K, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या लिख लिया, Ka लिख लिया। A किसके लिए है? एसिड के लिए। अब ये कितना था तुम्हारा, A माइनस एक्स, ये x और ये x, तो यदि मैं इसको x स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स लिखूं तो पूरा थोड़ा ना लगेगा तुम्हें, बुरा लगेगा? नो सर। बस सही तो किया है, देखो यहाँ पे कहाँ गया तुमका। सी क्या थी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी, वो आपको पता है कितनी दे रखी है, 0.1 m दे रखी है। शुरुआत में जीरो था, इक्विलिब्रियम पे C माइनस सी अल्फा, मतलब A माइनस ए अल्फा करते थे ना, वैसे ही होगा C माइनस सी अल्फा और C अल्फा। तो बस ये कॉन्सेंट्रेशन इंटू ये कॉन्सेंट्रेशन, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन इसकी कॉन्सेंट्रेशन C माइनस सी अल्फा, इसको फैंसी वे में लिख लिया C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से K कितना आ गया, देखो C कैंसिल आउट हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन कितना है 1 माइनस अल्फा। तो इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, C पता है आपको 0.1 और ये अल्फा की वैल्यू भी कितनी है 0.1 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कितना है 0.1, आया ना? यस सर। यस बस सर। ये आ गया, इसमें क्या है आंसर। तो यहाँ पे देखो एडवांस में ऐसी चैप्टर्स में यही होता है, एक चैप्टर को पुरानी सिंपल चीज से क्या कर देते हैं, लिंक कर देते हैं, या फिर जो ऐसे टाइप के सवाल पूछ लेते हैं, इसी का नाम एडवांस है। बस सिर्फ अल्फा निकलवाना होता 0.1, ये मेंस मेडिकल का नॉर्मल सवाल हो जाता, और इसको आगे किसी और चैप्टर से कनेक्ट कर लिया तो ये सो कॉल्ड क्या हो गया, एडवांस हो गया। बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। ये छोड़ो, आगे का समझ में आया नहीं आया, अल्फा तक निकालना सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एक सेकंड। सबसे पहले तो इतना करो, पाई इक्वल्स टू CRT I CRT, इतना तो करो, फिर आगे देखेंगे। R की कितनी है, या S की जो पाई इक्वल्स टू CRT या CST करते हो उसकी कितनी वैल्यू लोगे? .0821, कितना 0.0821, याद है ना? यस सर। PV इक्वल्स टू NRT में R की वैल्यू कितनी लेते थे 0.0821। थोड़ा कैलकुलेशन बुरी है इसकी। क्या बोला था मैंने, AgCl कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वीक इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। AxBy वाले करके दिखाया था, तो अल्फा कितना है 1, n की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो I इक्वल टू कितना हो गया 1 प्लस कितना हो गया तुम्हारा 2 माइनस 1 टाइम्स 2 1, तो I इक्वल टू कितना हो गया, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, 2 इंटू सॉल्युबिलिटी इंटू R इंटू कितना है T, ये आपको दे रखा है 0.0246 समथिंग इंटू 2 इंटू ये सॉल्युबिलिटी आ जाएगी इंटू R कितना है 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, यहाँ से S आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा S, ये सॉल्युबिलिटी, और KSP किसके बराबर होता है, KSP इक्वल्स टू यहाँ पे कितना होगा Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, ये कितना आएगा H इंटू S, कितना आएगा S स्क्वायर, KSP किसके बराबर होगा S स्क्वायर।
यहाँ से s आ जाएगा और उसका स्क्वायर कर देना तो क्या आ जाएगा k sp। ये भी वापस क्वेश्चन किसका हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम से कनेक्ट कर लिया किसको, लिक्विड सॉल्यूशन। ये समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, आया ना? Yes, sir. बस यहाँ से सॉल्युबिलिटी आएगी और आप सर सी की जगह एस कैसे आया? अरे बेटा ये कॉन्सेंट्रेशन, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो दिखा रही है, ये एस और एस क्या लिखते थे, ये लिखना आता है आपको, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना आता है? यस सर। सर सी भी तो कर सकते हैं ना इसको? हाँ सी कर सकते हैं, सी कोई भी कॉन्सेंट्रेशन होता है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, जो मैक्सिमम कितना घुल सकता है उसके, याद है सैचुरेशन पॉइंट वाला यस होता है सर, यस सर। उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी वो कॉन्सेंट्रेशन होती है, उसके ज्यादा और कोई ऐड नहीं कर सकते। इसके में और ऐड करोगे तो वापस क्या बन जाएगा, पीपीटी बन जाएगा। क्लियर? यस सर। वो उस टाइम की कॉन्सेंट्रेशन जहां पे क्या है, सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। देखते हैं, उसके बाद में ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। आज अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके अगला चैप्टर अपन कौन सा करें, लिक्विड केम सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करें कि केमिकल काइनेटिक्स करें कि सॉलिड स्टेट करें? सर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। यस सर। अभी का यही मानना है? तो सर ठीक है। कौन सा वाला? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कौन सा हार्ड सबसे ज्यादा कौन सा लगता है तुम्हें? स्कूल में हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? सर हो रहा है, हो रहा है तो समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? ऊपर से जा रहा है अभी तो। ऐसे कितना ऊपर जा रहा है, मतलब हाइट कितनी है ऊपर? उतना नहीं जा रहा है, मतलब उतना नहीं जा रहा। ठीक है चलो भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लेंगे, देन वी विल कंप्लीट केमिकल काइनेटिक्स। ओके, और फिर बचेगा अपना सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट भी हो गया स्कूल में? यस सर। अब समझ में आ गया तुम्हें? यस सर, गुड, इजी था। इजी था। ठीक है, तो अपना ध्यान ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स पे रहेगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा ब्रेक ले लो, खा पी लो कुछ। आ जाओ भाई, आ जाओ। मेरा YouTube चैनल है? नहीं भाई, मेरा YouTube चैनल नहीं है। हम सिर्फ पेज के लिए पढ़ाते हैं। चलो, तो आखिरी टॉपिक क्या है अपना? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अभी वॉइस नहीं आ रही मेरी? सर आ रही है। मैंने तो ऑन कर रखा है। आ रही है सर। हाँ, मैं बोल रहा था कि अपना लास्ट टॉपिक क्या बचा है। ये मेंस मेडिकल में भी काफी बार पूछा जाता है, रिजोल्यूशन ऑफ। सर नहीं आ रही। एक बार वापस ज्वाइन कर, बाकियों को आ रही है मेरी आवाज? सर आ रही है, उन्होंने अपना वाला जो आपसे कनेक्टेड होगा उन्हीं कनेक्ट किया होगा। ओके, ट्यूशन ले लो भाई अर्पिता से, सभी लोग कैसे कनेक्ट करना होता है जूम से। एक बार जिसको नहीं आ रही थी आवाज, आ रही है अभी, मतलब कैसे सुनेगी, कैसे कैसे पता चलेगा उसको? बाकियों को आ रही है आवाज? Yes, sir. The dissolution of gases into liquids, liquid solution। लिक्विड के अंदर किसी गैस को क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, उसका एक्सटेंट देख रहे हैं अपन कि कितना
डिजोल्व होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो देखो हर एक गैस है ना लिक्विड में क्या हो सकती है, डिजोल्व हो सकती है, बट कितना होगी उसका एक्सटेंट क्या होता है, गैस टू गैस क्या होता है, वेरी करता है। हर एक गैस कम या ज्यादा एक्सटेंट में, अमाउंट में क्या होती है, लिक्विड में क्या होती है, डिजोल्व होती है। लिक्विड में डिजोल्व होती है तभी तो पानी के जो क्या कहते हैं जीव जंतु होते हैं वो जिंदा रहते हैं, है ना। पानी में भी O2 क्या होती है, मिक्स्ड होती है, घुली हुई होती है। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो ये लिख के एक लाइन लिखिएगा, ये हेडिंग डाल के लाइन लिखिएगा। all the gases are soluble in all the gases are soluble in all the liquids. All gases are soluble in all the liquids to lesser or greater extent, to lesser or greater extent, to lesser or greater extent. इसका मतलब समझे क्या हुआ, सारी गैसेस सारे लिक्विड्स में क्या होती है, सोल्यूबल होती है, बट कितना सोल्यूबल होगी, वो कहीं कम कि कहीं ज्यादा, वो क्या करता है, डिपेंड करता है। ये बात समझ में आई अच्छे से। यस सर। हाँ, तो अभी किस किस पे डिपेंड करता है वो अपन लिखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर्स जिनके ऊपर क्या है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है गैस की। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, क्या लगता है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा आपके हिसाब से? कोई गैस ज्यादा सॉल्युबल है कि कम सॉल्युबल है, वो कैसे डिपेंड करे, कैसे पता चलेगा? सर नेचर। इसके ऊपर टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा डिजोल्व होगी, कम डिजोल्व होगी? सर कम। कम। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ये चैप्टर पढ़ रखा है और हमें याद करवाया गया, हाँ ना। क्योंकि जब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जितनी भी गैस होगी वो भी उड़ जाएगी। वो भी उड़ जाएगी। ऐसे ठीक है, ऐसा भी एक तरीका है समझने का कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होती है, वोलेटाइल उड़ने की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है, लिक्विड में आने की तो कम हो जाती है ना। यस सर। वैसे ये भी आगे का वैसा असली आंसर एक तरीका वो भी है, दूसरा भी तरीका है, बट एक एक सिस्टमेटिक तरीके से करके पढ़ते हैं। पहला है नेचर ऑफ गैस। गैस खुद कैसे उसका नेचर है, देखो पोलर है कि नॉन पोलर है। पोलर नॉन पोलर समझते हो? यस सर। जैसे H2O गैसियस है या फिर NH3 गैसियस अमोनिया, ये सारी कैसी है, पोलर है। और नॉन पोलर जैसे कौन सा हो गया, CCl4 हो गया, सॉरी CCl4 ठीक है, CH4 हो गया मीथेन, H2 हो गया, CO2 हो गया, N2 हो गया, ये सारे क्या है, नॉन पोलर। तो पोलर और नॉन पोलर में कंपटीशन होगा तो कौन सा जीतेगा, पोलर जीतेगा। और अब सिर्फ नॉन पोलर पड़ी है, तो इसमें बताओ कि N2 ज्यादा सोल्यूबल होगी कि O2 ज्यादा सोल्यूबल होगी? सर O2। क्यों? क्योंकि O2 में अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। याद है वंडरवॉल फोर्सेस करके याद होता था, रियल गैस पढ़ी थी, ए और बी करके नाम आता था, ए फैक्टर और बी फैक्टर। यस सर। हाँ, तो ए किसका डिनोट करता था, तुम्हारा अट्रैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्ट करने वाले फोर्सेस को क्या करता था, डिनोट करता था। और ए किसका ज्यादा होता था, जिसका मोलर मास ज्यादा हो उसका ए भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मोलर मास ज्यादा किसका है, ये 28 ग्राम से कितना है, 38 ग्राम। तो यहाँ पे क्या है, ए क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस का क्या कहते हैं, टेंडेंसी ज्यादा, जितना ए ज्यादा उतने अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगे, ज्यादा। जितना अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे उतने क्या है, सॉल्वेंट में आके क्या होंगी, वो ज्यादा डिसॉल्व होंगी। तो ये ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया तुम्हारा, मोलर मास। ये किसके लिए करना है,
देखो एक पोलर और एक नॉन पोलर को आपस में कंपेयर करना तो हमेशा भले पोलर का मोलर मास कम हो, फिर भी पोलर का क्या होगा तुम्हारा, ज्यादा होगा डिसॉल्व होने का नेचर। ये आपस में कर रहे हैं कौन, नॉन पोलर को अपन कंपीट करवाएंगे। ऐसे O2 और CO2 का बताओ कौन ज्यादा होगा। अरे CO2 ज्यादा होगा, O2 का कितना है 32 है, CO2 का कितना है 44 है, और O2 का कितना है 32। ठीक, यस सर। तो क्लियर है इसमें पोलर नॉन पोलर में। पोलर विनर, यहाँ पे मोलर मास वगैरह कुछ नहीं देखना है, जस्ट देखो पहले पोलर है कि नॉन पोलर है। पोलर है तो पोलर का ज्यादा होगा सॉल्युबल होने का टेंडेंसी, और यदि नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में किसको देखना है, मोलर मास देखना है। जिसका मोलर मास ज्यादा क्या होगा, टेंडेंसी सॉल्युबल होने की ज्यादा होगी। सर अगर दोनों पोलर हो तो? दोनों पोलर हो तो ठीक है, उसमें भी डाइपोल मोमेंट जिसका ज्यादा हो उस पे, बट इतना आपसे पूछेंगे नहीं अंदर घुस के। क्लियर, उसमें क्या देखना होता है कि किसकी पोलरिटी ज्यादा है, बट इतना गुस्से आपको पूछेंगे नहीं। ठीक है, यस सर। ओके, पहला फैक्टर क्लियर है, लिख लिया सभी ने। यस सर। अगला दूसरा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जिसमें डिबोर है वो भी फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यस सर। इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, ज्यादा होगा उसमें क्या होगा, ज्यादा डिसॉल्व होगी गैस, सिंपल। तीसरा, टेम्परेचर, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। एक तो आपने तरीका देख ही रखा है, दूसरा तरीका मैं यहाँ से बता रहा हूँ कि जो डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कोई गैस पानी में डिसॉल्व हो रही है तो उस टाइम पे हीट रिलीज हो रही होगी कि हीट देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। सर देनी नहीं, पड़ेगी। देनी नहीं पड़ेगी बेटा, डिसोसिएट नहीं कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो। वो कुछ अंदर जाके नए बॉन्ड बना रहा होगा ना बेटा पानी के साथ में, और बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड तो नहीं, Release. पार्शियल बॉन्ड्स, कुछ पार्शियल बॉन्ड्स टाइप के, कुछ पार्शियल अट्रैक्ट होगा तभी तो उसके साथ घुलेगा ना जाके। सर एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। ये डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक इन नेचर है मतलब डेल्टा एच क्या है तुम्हारा, लेस देन 0 है ना। तो अभी Yes, देखो एक वांट ऑफ इक्वेशन मैंने प्योर लिक्विड्स का क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर ही बताते टाइम किया था कि वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो बोलते टाइम पे भी ये इक्वेशन यूज की थी, वापस यूज कर रहा हूँ। वांट ऑफ इक्वेशन ln k2 by k1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्वल टू डेल्टा h अपॉन r 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। अब बताओ मुझे कि टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाया तो मतलब क्या है, t2 बड़ा होगा t1 से। अरे हाँ ना, टेम्परेचर बढ़ाया मतलब t2 इज ग्रेटर देन t1, तो ये फैक्टर नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया। अरे बेटा ये नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा यदि t2 बड़ा है t1 से। नेगेटिव। थोड़ा सोच सोचो बेटा कि डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में नहीं है, टेम्परेचर किस में, डिनोमिनेटर में है, क्या कहते हैं न्यूमरेटर में ऊपर नहीं है। अरे 1/100 और एक 1/200 है, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, 1/100 या 1/200? 1/100। 100। ये 100 हो गया, ये 200 हो गया लेट से, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये वैल्यू है पॉजिटिव। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव। और ये इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच क्या है, लेस देन 0 कि ग्रेटर देन 0? लेस देन 0। लेस देन 0। अब बताओ ये ग्रेटर देन 0, ये चीज लेस देन 0, तो ये वैल्यू कैसी आएगी, ग्रेटर देन 0 कि लेस देन 0? लेस देन। लेस देन 0। इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मतलब रिएक्शन आगे जा रही है कि पीछे आ रही है, नेट पीछे आ रही है। पीछे आ रही है, पीछे आ रही है तो मतलब डिसॉल्व ज्यादा हो रहा है कि कम हो रही है गैस, कम।
एकदम, है ना? Yes, समझ sir. में क्या बोला? Yes, sir. हो गया। ऐसे हुआ तो इसका मतलब क्या है? के डिक्रीज हो रहा है, के डिक्रीज हो रहा है मतलब अल्फा डिक्रीज हो रहा है, अल्फा डिक्रीज हो रहा है मतलब रिजोल्यूशन भी या सॉल्युबिलिटी भी क्या हो रही है तुम्हारी? डिक्रीज हो रही है। तो ये है प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन। सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये एक बार अच्छे से लिख लो। आपका वाला भी आंसर सही है, बट ये क्या है? प्रॉपर जवाब है, जिसको तुम मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर सकते हो? प्रूव कर सकते हो। NH3 रियल में एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है बेटा। अमोनिया तो एग्जिस्ट करता है, ये क्यों नहीं करता है? अमोनिया तो नाम सुना है ना आपने, फर्टिलाइजर वगैरह बनाने में, यूरिया वगैरह बनाने में भी काम आता है अमोनिया। लिख लिया? Yes, sir. अगला फैक्टर है टेम्परेचर। सॉरी, टेम्परेचर तो हो ही गया। कितने? 3 फैक्टर लिखेंगे ना, चौथा, जिसको आप हेनरीज रूल भी बोलते हो। हेनरीज लॉ या हेनरीज रूल करके नाम सुना है? Yes, sir. ये आता है प्रेशर की वजह से। चौथा फैक्टर है प्रेशर। अब ये है क्या? किसी को पता है क्या है हेनरीज लॉ? लॉ को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? सिद्धांत। हेनरी का सिद्धांत या सिद्धांत क्या बोलते हैं? So total pressure. नियम। नहीं, वो तो ठीक है, बट इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हेनरीज लॉ को? हेनरी का नियम। लॉ मतलब नियम होता है, तो रूल क्या होता है? यानी कि नियम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है समझो। यहाँ पे गैस का जितना प्रेशर है, गैस का जितना प्रेशर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो बेटा, एक बार प्रेशर ज्यादा लगा रहे हो तो उस टाइम पे ज्यादा अंदर डिजोल्व होने के चांस होंगे, या जिस टाइम कम प्रेशर लग रहा है उस टाइम पे ज्यादा डिजोल्व होने के चांस होंगे? सर जब ज्यादा प्रेशर लगे उस टाइम पे डिजोल्व होने के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो इसने यही बोला कि गैस का प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है उसके लिक्विड में जो मिला हुआ है। गैस का खुद का प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन दी लिक्विड। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन दी लिक्विड। अब लेट्स से N2 है या O2 है, वो पानी में कितनी मिली हुई है, तो उस O2 का कितना प्रेशर है? ज्यादा प्रेशर होगा तो उसके ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा O2 का किसमें? लिक्विड में। ये बात समझ में आ रही है? ये था हेनरी का नियम। तो बस इसने क्या बोला, एक लिख लो, इसके लिए लाइन लिख लो, एक बार एक स्टेटमेंट लिख लो। According to Henry's law, according to Henry's law, mole fraction of gas, mole fraction of a gas, mole fraction of a gas in liquid, mole fraction of gas, gas में ही नहीं liquid में बोला जा रहा है, mole fraction of gas in liquid is directly proportional to, is directly proportional to, is directly proportional to its pressure, is directly proportional to its pressure, is directly proportional to its pressure. चलो, अब क्या बोला जा रहा है? X is directly proportional to P. ये क्या है? प्रेशर ऑफ गैस। ये क्या चीज है?
मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल्स नहीं है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। अब प्रोपोर्शनलिटी है तो क्या लाना पड़ेगा, कुछ कांस्टेंट लाना पड़ेगा। और यहां से P इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, 1/k टाइम्स x लिख सकते हैं है ना। यस सर। और यहाँ से P इक्वल टू कितना आता है, KH इंटू एक्स। अब यहाँ बताओ KH क्या है तुम्हारा, 1 क्या है K, ये बात समझ में आ रही है। तो ये जो KH है ये क्या है आपका, हेनरीज कांस्टेंट। अब ये कहते क्या है, कभी कभी KH नहीं देते, K दे देते हैं। वो K आपका हेनरीज कांस्टेंट नहीं है, KH आपका हेनरीज कांस्टेंट। तो सर बोले पहचाने कैसे, यूनिट से पहचानो। किससे पहचानो, यूनिट से। KH का यूनिट क्या होगा, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ KH, बताओ जरा। मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस से, ये बात समझ में आ रही है। यस सर। इसका यूनिट लेट से ATM हो गया, तो इसका यूनिट भी क्या होगा, ATM होगा। ATM इनवर्स। अरे KH का यूनिट ATM होगा कि ATM इनवर्स होगा, ATM। ATM। ये देखो ना प्रेशर, तो इसका जो है x का, तो जो x का तो मोल फ्रैक्शन का तो क्या हो गया, यूनिट लेस हो गया। तो जो KH का यूनिट है वही P का यूनिट होना चाहिए। इधर ATM तो इधर भी ATM होगा। और K का यूनिट क्या है, इसका क्या होगा, ATM इनवर्स। इनवर्स। को K दिया है कि KH दिया है कि क्या, सिर्फ K दिया है, वो कैसे पहचानोगे, यूनिट देख के। कैसे पहचानोगे, यूनिट देख के। देखो ये फॉर्मूला लगाना है कि ये फॉर्मूला लगाना है, उससे आपको पहचानना है कि कौन सा K दिया है कि KH दिया है। वो कैसे पहचानोगे, यूनिट देख के। यूनिट देख के पहचान लोगे। ATM में दिया है तो KH है कि K है, K KH। और ATM इनवर्स है तो K K। तो ATM इनवर्स वाला दे रखा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, 1 वाला कि 2 वाला। ATM इनवर्स में दिया है तो 1 वाला लगाओगे, 2 वाला फॉर्मूला लगाओगे। 1 और ATM में दिया है तो कौन सा लगाओगे, 2। ये दिमाग में लिख लो, आप जो लिख रहे हो नोट्स वहां पे लिख लो, यही छोटी मोटी यहाँ पे मिस्टेक होती है न्यूमेरिकल करते टाइम। ये अपने नोट्स में लिख लेना, अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, कि कैसे पहचानना है मुझे कि K दिया है कि KH दिया है। यूनिट देख के पहचान। हो गया लिख के। यस सर। हाँ, अब देखो ये हर टाइम पे ना हेनरी का कानून काम नहीं करता है। हेनरी का कानून नहीं, नियम है। हेनरी का नियम हर वक्त पे काम नहीं करता है। किसी जगह पे हेनरी का क्या क्या करते हैं लोग, फेल हो जाता है। तो लिखना कहाँ कहाँ फेल होता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से। किसी को याद है कब फेल हो जाता है, कि हर वक्त पे नहीं चलता। तो ये लिखना, एक लाइन लिखना है यहाँ पे, हेनरी। सर जब प्रेशर हाई होता है हाँ, और टेम्परेचर लो होता है। बहुत कम हो, ठीक है। सर प्रेशर कम प्रेशर बहुत ज्यादा और टेम्परेचर बहुत कम। कम। हाँ, तो पहला एट वेरी हाई प्रेशर, दूसरा एट वेरी लो टेम्परेचर, तीसरा देखो जो गैस क्या हो रही है, डिजोल्व हो रही है, वो आगे किसी केमिकल रिएक्शन में नहीं जानी चाहिए। पता चले वो लिक्विड के साथ आके क्या कर रही है, रिएक्शन कर रही है, तो ये मामला क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। यस सर। वो आगे जाके रिएक्ट नहीं करनी चाहिए लिक्विड के साथ में। रिएक्ट मतलब कोई नया प्रोडक्ट ही बना रहा है, केमिकल रिएक्शन प्रोसेस में नहीं जाना चाहिए। तो देखना, तीसरा इफ गैसेस undergoes chemical changes
ऑन डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के टाइम पे कोई केमिकल चेंज में जा रही है तो फिर हेनरी का लॉ काम नहीं करे। सीधा सीधा न्यूमेरिकल क्या कहते हैं वहाँ थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे ABCD करके कि कब लगता है कब नहीं लगता है हेनरी का नियम। तो ये बातें आपको 3 पता होनी चाहिए। तो इसी के साथ में ये चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म। और कुछ बचा है इस चैप्टर में? हाँ, डाइल्यूट सॉल्यूशन में चलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हर एक कभी चैप्टर खत्म हो अपना तो उसके पीछे क्या है 1-2 पेज छोड़ लिया करो ताकि अपन अगले चैप्टर पढ़ते टाइम लेट से कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाए कि या कोई बात याद आ जाए कि हाँ ये रह गई थी। तो हमेशा कोई भी चैप्टर खत्म हो किसी भी सब्जेक्ट में उसके पीछे 2-3 चैप्टर 2-3 पन्ने क्या कर दिया करो, छोड़ दिया करो अगला चैप्टर शुरू करते टाइम, ताकि बीच में कभी भी कोई अच्छी बात आपको लगे या शॉर्ट नोट्स बनाने कुछ भी हो काम ही काम आएगा। तो हेडिंग डाल लो अगला चैप्टर। कौन सी चैप्टर की हेडिंग डाले? सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।